तो चेक कर लो, इसकी ऑर्डर 2/2, इसकी ऑर्डर 2/3। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है जीरो मैट्रिक्स। समझ में आई ये बात? क्लियर है सभी को? ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एट नंबर, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ट्राइएंगुलर में भी दो टाइप के होते हैं। पहला अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स देखो ध्यान से समझना। मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, देखो जैसे A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैंने मैट्रिक्स लिखा 3/3 ऑर्डर का। अपर ट्राइंगल बना दो बस। देखो कैसे, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, बन गया अपर ट्राइंगल। और इन अपर ट्राइंगल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है ना, सबको क्या कर दो? जीरो। इनको हटाओ और इनको कर दो जीरो। देखो याद रखने का तरीका बढ़िया है। ऊपर ट्राइंगल बनाओ, पहले पूरा मैट्रिक्स लिख लो, फिर ऊपर का ट्राइंगल बनाओ और नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या कर दो? जीरो। ये क्या है? ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? लिखेंगे ए मैट्रिक्स ए बराबर AIJ, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो n/n ऑर्डर लिख दिया। आ जाता है एग्जाम में, पूछ लेता है एक नंबर में, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ n/n इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, is called upper triangular matrix if AIJ बराबर जीरो। AIJ बराबर जीरो कब होगा? AIJ बराबर जीरो बताओ। AIJ बराबर जीरो कब होगा? यहां पर बताओ। A21, A31, A32, इसका मतलब I बड़ा है जैसे, when I is greater than J। और AIJ बराबर जीरो नहीं होगा कब? जब I is less than or equal to J। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में AIJ बराबर जीरो कब होता है? जब I J से बड़ा हो। और जीरो कब नहीं होता? जब I J से छोटा या उसके बराबर हो। ठीक है ना। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। इसका सेकंड पार्ट जो है, बी पार्ट, वो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर में क्या ध्यान रखोगे? देखो नीचे की तरफ ट्राइंगल बनाना है। देखो ऐसे A इज इक्वल टू, एक ट्राइंगल मैंने बनाया, देखो A11, A22, A33, A21, A31 और A32, बाकी के ऊपर के जीरो कर दो। ये लो, बन गया ना। देखो लोअर ट्राइंगल बन गया। ये लो, क्या बोलोगे इसके लिए? क्या बताओगे? बताओ कि AIJ बराबर जीरो। क्या बताओगे? AIJ बराबर जीरो कब है? AIJ बराबर जीरो व्हेन I इज लेस देन J। और AIJ नॉट इक्वल टू जीरो कब है? जब I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J। ये ध्यान रखो, है ना। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी आपको ध्यान रखिए। समझ में आई बात ये सभी को? तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है ये बात सभी को? एक नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखो ये सबने समझ लिया अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, एक नोट लगा करके मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं
कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाई n, यानी n बाई n ऑर्डर के नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे व्हेन एंट्रीज आर 0 and 1, एंट्रीज आर 0 and 1, यानी 2 एंट्री है और n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कितने बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे, 2 की पावर n स्क्वायर। क्या ध्यान रखोगे, 2 की पावर n स्क्वायर, क्योंकि 2 एंट्रियां हैं, जगह कितनी है n स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऑर्डर दे रखी है, ऑर्डर कितनी दे रखी है, ऑर्डर मान लो आपको दे रखी है 2/2 और एंट्रीज भी 2 दे रखी है, एंट्रीज दे रखी है 0 और एंट्रीज दे रखी है 0 और 1, और आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछा है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो आंसर कितना होगा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का आंसर कितना हो जाएगा 16। ये 16 अपना करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई ये बात सभी को। तो इस प्रकार से आप नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात सभी को। आगे चले, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होंगे यदि, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, पहली चीज तो जब उनकी ऑर्डर बराबर हो। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, जब दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर बराबर हो। और दो मैट्रिक्स की ऑर्डर बराबर हो तो अपन बोल देंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल कि दोनों की ऑर्डर अगर बराबर है तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। बात आ रही है समझ में। तो इस प्रकार से आपको दो मैट्रिक्स को बराबर करना है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, जब तो उनकी ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन बराबर कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कैसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, मान लो एक एग्जांपल लेकर के मैं बताऊं आपको। जैसे दो मैट्रिक्स हैं 2x y और 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपको इस टाइप से दे दिया 2 1 4 3। अब आपसे कह रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ। दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों की ऑर्डर सेम है 2/2। आप x और y की वैल्यू बताओगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कर दो, तो x बराबर 1 y बराबर 4, x बराबर 1 एंड y इज इक्वल टू, ये इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई ये बात सभी को, कर लोगे आराम से। चले आगे। अब अपन बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस यूज होती हैं, क्या क्या संक्रियाएं यूज होती हैं। पहले अपन बात करते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन की। एडिशन बात कर लेते हैं एंड सबट्रैक्शन, दोनों चीजें साथ साथ एक ही बात है, दोनों में सेम चीजें हैं, एडिशन और सबट्रैक्शन। देखिए, दो मैट्रिक्स को
कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है, देखो पहली चीज, दो मैट्रिक्स को अपन तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। सबसे पहली बात तो दोनों की ऑर्डर क्या होनी चाहिए, दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है तभी उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और दूसरी चीज अपन क्या कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड में क्या लिखोगे, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम है ना तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है ये बात सभी को? ये काम सिम्स इसमें करना है। बात ये याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स को अगर अपन ऐड कर देना, जैसे कि एक मैट्रिक्स की ऑर्डर m/n है और दूसरा मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर भी m/n है, तभी जोड़ सकता है, तभी घटा सकता है। तो जो a और b को जोड़ने के बाद या a और b को घटाने के बाद ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा ना, जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी क्या होगी, m/n, चाहे आप जोड़ दो चाहे घटा दो। तो जो आपके पास में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर दे रखी है, जोड़ने और घटाने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रहा है, जो परिणामी अवयव बन रहा है, उसकी ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है ये बात सभी को? तो ऑर्डर सेम रहेगी। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसा कि मान लो एक मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर ये है, दूसरा मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर ये है, तो बताओ a प्लस बी की ऑर्डर क्या होगी? तो वही ऑर्डर होगी जो a और b की है। क्लियर है ये बात सभी को? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लीकेशन, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी किया जा सकता है जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ, जैसे दो मैट्रिक्स हैं a बराबर aij, एक की ऑर्डर है m/n, दूसरा मैट्रिक्स b है जिसकी ऑर्डर है n/p। तो दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं। देखो ए बी तभी पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन पी। यानी पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में अगर पंक्तियों की संख्या बराबर है, तभी अपन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ए बी करने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा सी, उसकी जो ऑर्डर होगी ना, ध्यान देना, उसकी जो अपने पास में ऑर्डर बनेगी वो बनेगी इन दोनों को हटाने के बाद। भाई चेक कैसे करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो, और अगर ये बराबर हैं तो इनको एलिमिनेट कर दो, इनको गायब कर दो, हटा दो यहां से। तो रोज तो हो गई m और कॉलम्स हो गए p, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑर्डर क्या बनेगी बच्चों, m/p।
एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये लास्ट ईयर भी आया था, और इसके चांसेस बनते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर बनती है वो ऐसे बनती है, पहले के रो और दूसरे के कॉलम उठा लो, पहले के तो रो उठा लो और दूसरे के कॉलम उठा लो और दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर है। समझ में आ रही है बात सभी को? इस प्रकार से आप मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है? मल्टीप्लीकेशन करते हैं रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। पहले मैट्रिक्स की तो लेते हैं रो और दूसरे मैट्रिक्स के लेते हैं कॉलम्स, और रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन कर दिया करो बस, है ना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे? रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। समझ में आई बात ये सभी को? तो रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, और ये बात आप ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, अब एक नंबर का क्वेश्चन देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन पर कैसे पूछा जा सकता है। देखो, आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो आपको पूछा जा सकता है एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ें, किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़ें कि वही मैट्रिक्स वापस आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब होता है वैसे का वैसा, आइडेंटिटी मतलब वैसे का वैसा। किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं, किस मैट्रिक्स को ऐड करूं कि वही मैट्रिक्स आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? सर शून्य अवयव को आप ऐड कर दो। तो शून्य, ये जीरो नहीं है, अरे ये जीरो नहीं है, ये जीरो मत बोल देना इसको, इसको बोलेंगे अपने शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। हालांकि इसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बट ये खुद जीरो नहीं है। मैंने अभी बताया आपको, मैट्रिक्स ओनली एक अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स की वैल्यू कभी भी नहीं निकाली जा सकती। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, ये ओ है। अब मैं अगर बात करूं कि एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए ओ, तो क्या ऐड करोगे? माइनस है। तो ये माइनस ए एक्चुअल में क्या है? ये माइनस ए है एडिटिव इनवर्स। ये माइनस ए जो है वो है एडिटिव इनवर्स। माइनस ए हो गया एडिटिव इनवर्स, और ओ क्या हो गया यहां पे? एडिटिव आइडेंटिटी। ओ हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, ओ हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखो, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, या फिर एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पूछ ले। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही मैट्रिक्स बन जाए? वन से। वन नहीं, वन नहीं, क्या बोलोगे? आई। मैट्रिक्स की बात हो रही है, एलिमेंट की बात नहीं हो रही, तो यहां पर आप लिखोगे आई। किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही एलिमेंट आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए। तो यहां पर ये आई क्या है? यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका काम कर रहा है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम कर रहा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। काम, बात आ रही है समझ में? और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बन जाए? ए इनवर्स से। तो क्या रिजल्ट याद रखोगे? ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। और ए इनवर्स क्या है एक्चुअल में? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लीकेटिव
इनवर्स। तो ये चारों चीजों का आप ध्यान रखें। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इन चारों चीजों का आप अच्छी तरह ध्यान रखें। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर ली, एडिटिव इनवर्स की बात कर ली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर ली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर ली। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में, कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।